हम लोग क्या कर रहे हैं, चीजों को जो है हम लोग जो ब्लॉक डायग्राम है उसको दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं, और उसको हम लोग बोलते हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ। सिग्नल फ्लो ग्राफ, ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि सिग्नल फ्लो के बेसिस पे डिसाइड होगा कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में गेन मिल रहा है कि रिवर्स डायरेक्शन में गेन मिल रहा है। ठीक है, तो जो सिग्नल फ्लो ग्राफ होता है वो इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन होता है ब्लॉक डायग्राम का। तो दैट इज नथिंग बट इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, जैसे मान लो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था एडर ब्लॉक पढ़ा था। तो एडर जैसे कि मान लीजिए एक्स एक इनपुट है और दूसरा जो इनपुट है विद नेगेटिव टर्मिनल दैट इज x1। तो जो एडर का आउटपुट आता था y, जो आउटपुट आ रहा है आपका x माइनस x1। तो इसी इसी सिग्नल फ्लो ग्राफ को, इसी इसी ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन को मैं एक सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो जो मेरा एरो है वो तो सेम रहेगा, और जो भी मैं इनपुट अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इनपुट क्या था x था, और यहाँ पे इनपुट क्या था x1 था, उसको मैं नोड वोल्टेज या नोड करंट पे रिप्लेस कर रहा हूँ। तो ये नोड वोल्टेज है दैट इज नथिंग बट x, और ये दूसरा जो है आपका दूसरा जो वोल्टेज है दैट इज x1। डायरेक्शन ऑफ एरो क्या दिख रहा है आपको, इनवर्ट डायरेक्शन दिख रहा है, लेकिन विद द पॉजिटिव वन का गेन था यहाँ पे, और यहाँ पे आपका निगेटिव वन का गेन था, मतलब माइनस गेन जो आप प्रोवाइड कर रहे थे एडर में। तो यहाँ पे मैं -1 लिख रहा हूँ। तो जो साइन को आप प्लस लिखोगे या फिर माइनस लिखोगे, मतलब जो गेन है उसको प्लस और माइनस साइन के साथ रिप्लेस करोगे। फिर बात करते हैं आउटपुट। तो आउटपुट को भी एक नोड वोल्टेज से रिप्लेस कर रहे हैं दैट इज वाई, और आउटपुट जो आ रहा है विद द प्लस साइन आ रहा है, कुछ भी साइन नहीं लिखा हुआ है दैट मीन्स मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, +1 साइन लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो सभी को? यस सर। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, एडर को एक पॉइंट से रिप्लेस कर दिए। ठीक है, अब ये अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, मैंने आपको कई बार समझा दिया है, ये जो ये जो पॉइंट एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। तो आप जान रहे हैं कि इस पॉइंट में कई सारे इनपुट्स आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में तो यहाँ पे दो इनपुट आ रहे हैं, एक तो एक इनपुट आ रहा है विद द +1 गेन, और एक x1 इनपुट आ रहा है विद द -1 गेन। ठीक है, x कोई इनपुट आ रहा है, x कोई वोल्टेज मान लो विद द +1 गेन, और x1 कोई वोल्टेज है जिसका नोड वोल्टेज ये रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कुछ ऐसा विद द -1 गेन। दोनों ही इनपुट है, और आउटपुट जो आ रहा है वो नोड वोल्टेज y में आ रहा है विद द +1 गेन। तो आप क्या देख रहे हो, कई सारे इनपुट्स हैं और आउटपुट एक है। तो मल्टी इनपुट और सिंगल आउटपुट वाला केस को मैंने बताया था कि ये जो केस होगा वो एडर का होगा। तो आप इस सिग्नल फ्लो ग्राफ से समझ सकते हो कि एडर वो सिस्टम होता है जिसमें कई सारे इनपुट्स होते हैं और एक ही आउटपुट आता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इसी इसी सिग्नल फ्लो ग्राफ को जब आप टेकअप पॉइंट के केस में कैसे रिप्लेस करोगे। तो टेकअप पॉइंट क्या होता है कि जहां जिस पॉइंट से हम लोग कई सारा गेन लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोइन ले लिया तो एक्स एक गेन ले लिया, दूसरा गेन ले लिया आपका एक और एक्स ले लिया, तीसरा गेन और ले लिया एक्स ले लिया। तो इनपुट एक्स दिया है और आउटपुट भी एक्स 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 ही आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप सिग्नल फ्लो ग्राफ में इसको कन्वर्ट करोगे, सिग्नल फ्लो ग्राफ में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, आपका नोड वोल्टेज एक्स हो गया, आउटपुट आपका एक्स हो गया, यहाँ भी एक्स हो गया और एक्स हो गया, नोड वोल्टेज 4x दिख गया आपको। अब चारों ही एक्स में +1 का गेन मिल रहा है, तो ये +1 का गेन क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो हम लोगों ने क्या किया,
हम लोगों ने ये देखा कि जो समेशन है उसको भी हम लोग एक नोड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनपुट को भी नोड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आउटपुट को भी एक नोड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बस जो सिग्नल फ्लो ग्राफ में आपका कितना गेन के साथ वो फ्लो कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, ये हम लोग एक्स्ट्रा रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। अगर वो +1 के साथ गेन है तो +1 कर रहे हैं, माइनस के साथ गेन प्रोवाइड कर रहे हैं तो माइनस है। रुको 2 मिनट। हाँ सर, क्लास चल रही है सर। गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ। कौन सा सर, M3 का क्या? M3? अच्छा, वो स्लॉट स्लॉट भेजना है क्या? हाँ ठीक है ना सर, भेज रहा हूँ। हाँ हाँ सर, मैं भेज रहा हूँ। जी जी। तो यहाँ तक सबको क्लियर है ना? Yes, sir. तो आप लोग टेकअप पॉइंट में क्या देख रहे हो बताओ? सिंगल इनपुट मल्टी आउटपुट है कि मल्टी इनपुट सिंगल आउटपुट है? Single input, multi output. ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 1 इनकमिंग लाइन है और मोर देन 1 आउटगोइंग लाइन, तो ऐसा केस होगा आपका टेकअप पॉइंट का। अब मान लीजिए एक फॉरवर्ड ब्लॉक लेते हैं, फॉरवर्ड का ब्लॉक ले लिया जी। इस जी को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इनपुट x है और ये आउटपुट क्या है आपका y है। ये कुछ इस तरीके से x इनपुट दे रहे हो तो आउटपुट आपको y मिल रहा है। तो इसको जब आप सिग्नल फ्लो ग्राफ में लिखोगे तो आपका गेन क्या हो गया यहाँ पे, गेस में इस लाइन का जो गेन हो गया g हो गया। ठीक है, x और ये y। ठीक है। तो इनपुट को आपने क्या कर दिया, एक नोड वोल्टेज x से रिप्लेस कर दिया, आउटपुट को आपने एक नोड वोल्टेज y से रिप्लेस कर दिया, और जो गेन मिल रहा है जो कि ब्लॉक डायग्राम ब्लॉक g से रिप्रेजेंट किया जाता था, तो उसको एक सिग्नल फ्लो से रिप्रेजेंट कर दिया जिसका गेन क्या है, g। यहाँ तक क्लियर है? तो अगर हम लोग फीडबैक सिस्टम लें, एक क्लोज लूप सिस्टम लें, क्लोज्ड लूप सिस्टम, तो क्लोज लूप सिस्टम क्या था हमारा? अगर आप निगेटिव फीडबैक की बात करें तो निगेटिव फीडबैक का ये क्लोज लूप सिस्टम है जी, और ये एच, और इनपुट दे रहे हो आप एक्स और आउटपुट ले रहे हो वाई। ठीक है। तो इस केस में आपका इनपुट किससे रिप्लेस होगा? एक नोड वोल्टेज एक्स से। आउटपुट किससे रिप्लेस होगा? एक नोड वोल्टेज वाई से। समेशन पॉइंट को भी एक नोड से रिप्लेस किया जाएगा। ठीक है। आप देखिए, समेशन पॉइंट, जैसे मान लीजिए समेशन पॉइंट है, समेशन पॉइंट और वाई के बीच में कितना गेन मिल रहा है आपको? इनपुट की लाइन में कितना गेन है? जी का गेन है। और वाई से आपका जो आउटपुट है विद द गेन माइनस एच। सर व्हाट्सअप कर दिया हूँ। क्लियर है यहाँ पे, यहाँ तक सबको? Yes, sir. ठीक है। तो सर एक्स जैसा इनपुट। एडर है, हाँ सर एडर में अगर मान लीजिए मल्टीपल इनपुट्स दे रहे हैं, उसमें दो तीन का गेन मान लीजिए इनपुट नेगेटिव में है, तो उसका गेन ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे क्या, +1 लेंगे ऐसा? नहीं 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 नहीं, अगर निगेटिव यहाँ पे, अगर आपका क्वेश्चन ऐसा है कि निगेटिव रहता, ठीक है, तो यहाँ पे निगेटिव वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे -1 का गेन मिलता, -1।
साइन को हमेशा कंसिडर करना है, सिग्नल फ्लो ग्राफ में साइन को हमेशा कंसिडर करना है, क्योंकि देखो यहाँ पे हम एच फीडबैक गेन था, लेकिन -1 के साथ फीडबैक गेन था, तो इसलिए मैं सिग्नल फ्लो ग्राफ में एरो का डायरेक्शन तो सेम रख रहा हूँ, जैसा कि मेरा ब्लॉक डायग्राम में एरो का डायरेक्शन था वैसे ही मैं एरो का डायरेक्शन रख रहा हूँ, लेकिन मैं विद दी निगेटिव साइन रख रहा हूँ, क्योंकि निगेटिव फीडबैक है तो -h तो आएगा ही आएगा। मान लीजिए इनपुट में समेशन के केस में, एडर केस में यहाँ पे माइनस आता, तो यहाँ पे -1 का गेन आता। क्लियर है? और एक इनपुट देते हैं जो कि +x1 ऐसा देते हैं, तो उसका गेन कैसे लिखते हैं फिर तीनों का? हाँ, तो यहाँ पे मान लीजिए एक और इनपुट देते, तो ये मान लो एक इनपुट दे रहे हो आप x1 दे रहे हो, अब विद दी पॉजिटिव टर्मिनल पे दे रहे हो, तो पॉजिटिव टर्मिनल पे आप दे रहे हो तो उसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, तो ये +1 का गेन, ठीक है। नोड वोल्टेज हो गया, इनपुट को मैंने नोड पे कन्वर्ट कर दिया नोड वोल्टेज में, तो x1 हो गया, और आप पॉजिटिव साइन में इनपुट दे रहे हो एडर के, तो ये +1 का गेन होगा, यहाँ भी +1 का गेन होगा। क्लियर है? कोई डाउट? Yes. तो साइन को हमेशा कंसीडर करना है सिग्नल फ्लो ग्राफ। जैसे मान लीजिए ये इनपुट्स हैं, ये प्लस माइनस माइनस, एक इनपुट x है, दूसरा इनपुट x1 है, तीसरा इनपुट x2 है, और आउटपुट आपको y मिल रहा है। ब्लॉक डायग्राम में ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है किसी एडर का। अगर इसी एडर को अगर आप सिग्नल फ्लो ग्राफ में रिप्रेजेंट करोगे, तो आप एक समेशन पॉइंट पे एक नोड से रिप्रेजेंट करोगे, नोड वोल्टेज एक नोड से रिप्लेस करोगे, x को एक नोड वोल्टेज x से रिप्लेस करोगे, y को एक नोड वोल्टेज y से रिप्लेस करोगे, x1 को x1 से रिप्लेस करोगे एक नोड वोल्टेज x1 से, और x2 इनपुट को एक नोड वोल्टेज x2 से रिप्लेस करोगे। अब जो समेशन पॉइंट में जो जा रहा है इनपुट विद दी पॉजिटिव साइन, तो यहाँ पे +1 का गेन होगा, और जो x1 जा रहा है एक्चुअली में निगेट हो रहा है, वो इनपुट निगेटिव हो रहा है, तो यहाँ पे जो गेन रहेगा उस सिग्नल का वो -1 रहेगा, और यहाँ पे जो गेन होगा वो भी -1 का होगा, क्योंकि x2 भी आप निगेट कर रहे हो उस इनपुट को, तो -1 आएगा। और आउटपुट कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ पे, कोई भी साइन नहीं लिखा है, मतलब वो बाय डिफॉल्ट क्या है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? ये ठीक है, तो आप लोगों ने देखा इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें हर एक समेशन पॉइंट को या फिर इनपुट से आउटपुट को, इनपुट हो गया, समेशन पॉइंट हो गया, आउटपुट हो गया, और टेकअप पॉइंट, इसको आप एक नोड से रिप्लेस कर रहे हो, ठीक है। और जो गेन है उसको आप एक सिग्नल फ्लो से रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। आपका फ्लो का डायरेक्शन तो सेम रहेगा, अगर गेन आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से रिप्लेस करोगे, +1 से, अगर आपका गेन निगेटिव है तो आप -1 के साथ रिप्लेस करोगे, ठीक है। अगर आपका ब्लॉक डायग्राम में G एक ब्लॉक है किसी भी सिस्टम में, तो G के साथ रिप्लेस करोगे, अगर H है तो H के साथ रिप्लेस करोगे, और कुछ भी नहीं। तो इसी क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन हमने किया था, उस क्वेश्चन को देखने से पहले एक दो की पॉइंट्स भी पढ़ लेते हैं, दो केस पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक तो हो गया केस 1, ठीक है। अच्छा, इसमें वो वाला फंडा नहीं रहेगा जो आप लोग किया करते थे कि टेकअप पॉइंट को आगे कर दिया, गेन के आगे कर दिया, पीछे कर दिया, या फिर समेशन पॉइंट को आगे कर दिया, पीछे कर दिया, ये सब चीजों से आप मुक्त हो जाओगे, ठीक है। तो केस 1 देखते हैं। केस 1 क्या है कि मान लीजिए समेशन पॉइंट, जैसे ये समेशन पॉइंट है, ये x इनपुट है और आपका आउटपुट y, समेशन पॉइंट के आगे आपका टेक ऑफ पॉइंट है, तो ये आपका टेक ऑफ पॉइंट हो गया, मतलब कई सारे इनपुट्स आउटपुट्स ले सकता हूँ उस पॉइंट से, तो ये टेक ऑफ पॉइंट है, ठीक। तो समेशन पॉइंट इज फॉलोड बाय द टेक ऑफ पॉइंट। तो ऐसे केस में अगर समेशन पॉइंट के आगे टेक ऑफ पॉइंट है तो क्या होता है, अब इसका सिग्नल फ्लो ग्राफ बना के देखते हैं। तो x को रिप्लेस करोगे एक नोड वोल्टेज x से,
x1 को भी आपने नोड वोल्टेज x1 से रिप्लेस कर दिया, y को y से रिप्लेस कर दिया और इस y को y से रिप्लेस कर दिया। अब देखते हैं x जो जा रहा है पॉजिटिव के साइन के साथ जा रहा है, तो ये +1 का गेन हो गया। x1 भी पॉजिटिव साइन के साथ जा रहा है, क्योंकि दो इनपुट है और एक आउटपुट है, तो ये कौन सा पॉइंट है एक्चुअली में, समेशन पॉइंट है। तो इस आप नोड को देख के बता सकते हो कि ये समेशन पॉइंट है कि टेकअप पॉइंट है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपका टेकअप पॉइंट है, ठीक है। तो इस टेकअप पॉइंट में क्या है, आपका एक इनपुट है एंड दी मल्टी आउटपुट है। तो आपको इस नोड को देख के समझ में आ रहा है कि सिंगल इनपुट एंड मल्टी आउटपुट इज नथिंग बट दी टेकअप पॉइंट। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को। और टेकअप पॉइंट में तो हमेशा +1 का गेन ही रहता है, इसमें बाय डिफॉल्ट लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ तक क्लियर है सभी को। बस एडर में ही +1 -1 का खेल रहता है, लेकिन टेकअप पॉइंट में तो हमेशा +1 का ही गेन होगा। जो भी आप गेन दोगे वही गेन आपको आउटपुट में मिलेगा, ठीक है। जो ही आप गेन दोगे वही गेन आपको आउटपुट में मिलेगा। एक्स दोगे तो एक्स मिलेगा आउटपुट में, चाहे जितना भी टेकअप पॉइंट ले लो, ठीक है। हमेशा अगर पॉजिटिव एक्स है तो पॉजिटिव एक्स ही मिलेगा, तो हमेशा क्या गेन रहेगा, +1 का ही रहेगा। यहां तक क्लियर है सभी को। Yes, Yes, sir. sir. साइन का चक्कर केवल केवल एडर में रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि हो क्या रहा है एक्चुअली में, ये हो क्या रहा है। तो अगर आप बात करें, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे यहाँ पे आउटपुट क्या है, इस नोड पे आउटपुट क्या है, तो इस नोड का आउटपुट क्या होगा, x + x1 होगा। और इस नोड का आउटपुट क्या होगा, क्योंकि ये +1 साइन के साथ आगे बढ़ रहा है, +1 मल्टीप्लाई हुआ। अगर आप इस x + x1 में ये +1 मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आउटपुट भी क्या आएगा, x + x1 ही आएगा। तो दोनों ही केस में आउटपुट क्या आ रहा है आपका, x + x1 ही आ रहा है। जैसे कि हम लोगों ने जो ब्लॉक डायग्राम से यदि इस चीज को देखें, तो ये x इनपुट हो गया, x1 इनपुट हो गया, तो यहाँ का जो आउटपुट आएगा, यहाँ इस नोड का जो आउटपुट आएगा वो x + x1 आएगा। और यही x + x1 ये वाले y में जा रहा है जो कि x + x1 है, और मान लो इसको y1 लिखता हूँ, तो यही x + x1 यहाँ पे भी आ रहा है। तो वैसा ही क्या दिख रहा है आपको, इस नोड का जो आउटपुट है, अगर मैं नोड के आउटपुट के हिसाब से बात करूं, तो इस नोड में दो इनपुट का एडिशन हो रहा है, एक तो x का एडिशन हो रहा है प्लस x1 का एडिशन हो रहा है। यही नोड, इस नोड का आउटपुट लिख दिया मैंने x + x1, और ये +1 साइन के साथ मल्टीप्लाई हुआ गेन, तो यहाँ का जो आउटपुट आएगा वो x + x1 रहेगा। ये चीज क्लियर है। ये चीज क्लियर हुआ सभी को। Yes, sir. Yes, sir. तो अगर आपको थोड़ा सा मैं चीजों को थोड़ा सा दूसरे तरीके से देखने के लिए मजबूर कर रहा हूँ। ये देखिए, मान लीजिए ये ही एडर होता, ठीक है। आप x इनपुट दे रहे हो, x1 इनपुट दे रहे हो, और आउटपुट एक आउटपुट यहाँ से ले रहे हो y, और एक आउटपुट y यहाँ से ले रहे हो, मतलब दो इनपुट है दो आउटपुट। तो एडर का जो आउटपुट होगा वो इनपुट का एडिशन होगा, डेट मीन्स x + x1, और यहाँ पे भी आउटपुट जो होगा x + x1 ही। या मान लो मैं तीसरा एक आउटपुट ले लिया उसी एडर में, मान लो मेरा एक ऐसा एडर सर्किट है जिसमें 3 आउटपुट मिल सकते हैं, तो उसमें भी आउटपुट मेरा x + x1 ही आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये टेक का पॉइंट, ऐसा टेक का पॉइंट जो एडर के आगे लगा रहता है, उससे आउटपुट में चेंज नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है, ये जो सर्किट है, ये जो सर्किट आपको दिख रहा है, ये ऐसा ही सर्किट है जिसमें आपका दो इनपुट दो आउटपुट वाला एडर इज इक्वलेंट टू दी टू एडर एंड टू इनपुट एडर, सॉरी टू इनपुट एंड टू आउटपुट एडर। ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं।
क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि दोनों ही केस में आउटपुट मेरा सेम। अगर ऐसा केस है और आप टेकअप पॉइंट यहां से ले रहे हो एडर के आगे, तो इसमें भी आउटपुट y आएगा, यहाँ भी आउटपुट y ही आएगा। मतलब कहने का मतलब यहाँ भी x प्लस x1 आएगा और यहाँ भी x प्लस x1 आएगा। तो इट इज इक्वलेंट टू दी दिस सर्किट जिसमें आपका 2 इनपुट है और आपका 2 आउटपुट सर्किट। ये क्लियर हुआ कि नहीं? ये क्लियर हुआ कि नहीं सभी को? Yes, sir. ठीक है। एडर से आप कई सारा आउटपुट ले सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप टेकअप पॉइंट का यूज करके आउटपुट लीजिए एडर के आगे, या फिर एक ऐसा एडर डिजाइन कीजिए जिसमें 2 इनपुट और 2 आउटपुट है। दोनों ही केस में आपको आउटपुट सेम मिलेगा। तो यहाँ भी y जो ये मिल रहा है और यहाँ भी सेम, ये सेम। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब भी एडर के आगे टेकअप पॉइंट होगा, और अगर चलिए इसका आप सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाइए, तो आपका इनपुट क्या हो गया? एक x हो गया, एक इनपुट। एडर ब्लॉक को मैंने एक नोड से रिप्लेस कर दिया, तो ये x1 हो गया। फिर एक आउटपुट ले लिया y विद द पॉजिटिव 1 गेन, और दूसरा y आउटपुट ले रहा हूँ y विद द प्लस 1। ठीक है, तो जब भी एडर के आगे टेकअप पॉइंट होगा, आप क्या कर सकते हो? उस टेकअप पॉइंट को हटा सकते हो, आप उस टेकअप पॉइंट को नेग्लेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कहने का मतलब ये इतना बड़ा सा जो ग्राफ बनाया है, इतना बड़ा सा जो सिग्नल ग्राफ बनाया है, उसको मैं ऐसे ड्रॉ ना करके जो मैं नीचे में ड्रॉ किया हूँ वैसा ड्रॉ करूंगा, मैं ऐसा ड्रॉ करूंगा। ये चीज क्लियर हो रहा है कि नहीं? मैं केस इस केस की तरह मैं ड्रॉ करूंगा। क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है, मैं ऐसा ड्रॉ जो कर रहा था, ये एडर हो गया, ये इनपुट हो गया x, तो दूसरा इनपुट हो गया प्लस x1, और ये दूसरा टेकअप पॉइंट हो गया, एक टेकअप पॉइंट y और एक टेकअप पॉइंट y। ये प्लस 1 का गेन, ये प्लस 1 का गेन, फिर ये प्लस 1 का गेन, ये प्लस 1 का, ये प्लस 1। तो ये जो प्लस 1 जो आपको दिख रहा है, जिसको मैं हाईलाइटर से दिखा रहा हूँ, ये जो हाईलाइटर से दिखा रहा हूँ, इसको मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा? जो दोनों नोड है उसको एक मान लूंगा, ये दोनों नोड क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे। तो ऐसे केस में जो समेशन का जो नोड है और टेकअप पॉइंट का नोड क्या हो जाएगा? एक ही हो जाएगा। ये मतलब ए और ए डैश एक ही हो गए। क्लियर हुआ? और ये हट गया, ये ब्रांच हट गई। क्लियर है सभी को? क्लियर है? यस सर। ठीक, अब Yes, मान sir. लीजिए केस 2 देखते हैं। केस 2 में एक काम करते हैं कि क्या आउटपुट में कुछ चेंज दिखता है क्या? हम उस दोनों नोड को एक साथ रख सकते हैं, जो आपका टेकअप पॉइंट है और आपका समेशन पॉइंट का नोड है, उसको क्या एक कर सकते हैं? तो केस 2 क्या हो सकता है? जब आपका समेशन प्लस प्लस है, मान लीजिए इनपुट आप x दे रहे हो, यहाँ एक इनपुट लिया x1 और आउटपुट आपका y आ रहा है, तो x प्लस x1। मान लीजिए आपका टेकअप पॉइंट क्या होता है? समेशन पॉइंट के पहले होता है, जो कि केस 2। तो ये केस 2 यहाँ पे होता है। तो ऐसे केस में आपको आउटपुट y नहीं मिलता, जो कि आपको x प्लस x1 दोनों ही केस में मिल रहा था जब आप टेकअप पॉइंट को आगे रख रहे थे। अब यहाँ पे आउटपुट y1 मिलेगा, और जो y1 होगा वो एक्चुअली में x होगा। ये चीजें समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? पहले और दूसरे Yes, केस में sir. डिफरेंस रहे हो? पहले केस में अगर आप टेकअप पॉइंट को आगे लगाते हो तो समेशन का जो आउटपुट है, और पहले केस में
जो आउटपुट ऑफ द समेशन इज सेम एज आउटपुट ऑफ द समिंग पॉइंट इज सेम एज आउटपुट ऑफ टेकअप पॉइंट। ठीक है, अगर आप सामने लगाते हो तो सेम आउटपुट मिलेगा, लेकिन जब आप इसी टेकअप पॉइंट को सामने में लगा देते हो तो y ना मिल के आप क्या मिलेगा, y1 मिलेगा, मतलब y से अलग मिलेगा। y1 कहने का मतलब y से अलग मिलेगा, और क्या मिलेगा, x मिलेगा। ये x यहाँ से आ रहा है। तो ऐसे केस में आपको जो सिग्नल फ्लो ग्राफ जो ड्रॉ करते थे वैसे ही ड्रॉ करोगे, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। चेंज तब करना है जब आपका टेकअप पॉइंट समेशन पॉइंट के आगे है। क्लियर है? तो इसका मैं डायग्राम बना देता हूँ, इसका सिग्नल फ्लो ग्राफ बना देता हूँ। जो x इनपुट को मैंने x वोल्टेज से रिप्लेस कर दिया, +1 का गेन यहाँ दे दिया, फिर ये आपका टेकअप पॉइंट है, ये यहाँ से ले लिया विद +1 गेन, आउटपुट आपको y1 मिल गया। ठीक है, ये हो गया आपका टेकअप पॉइंट का डायग्राम। फिर टेकअप पॉइंट और समिंग पॉइंट के बीच में कुछ भी गेन नहीं लिखा है, मतलब +1 का गेन है, कुछ नहीं लिखा मतलब +1। नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप एरो बस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे समेशन पॉइंट है। ठीक है, इस समेशन पॉइंट का एक इनपुट क्या है आपका, +1 गेन के साथ x1 है, और आउटपुट क्या आएगा आपका y। क्लियर है यहाँ तक सबको? Yes, sir. तो अगर आप मैं कोई आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इस नोड का आउटपुट निकालिए, तो इस नोड का आउटपुट क्या होगा आपका, क्या होगा इस नोड का आउटपुट? इसमें केवल और केवल कौन सा इनपुट जा रहा है, x इनपुट जा रहा है, दैट मींस इस नोड का आउटपुट आ गया x हो गया। इस नोड में दो इनपुट्स जा रहे हैं, एक तो x जा रहा है और एक तो इधर से x1 जा रहा है। तो इस नोड का जो आउटपुट होगा वो x प्लस x1 होगा। ठीक है, तो नोड में जो इनपुट जाता है उससे आप डिसाइड कर सकते हो कि उस नोड का वोल्टेज क्या है। ठीक है, इस नोड को आप देख रहे हो तो इस नोड में दो इनपुट जा रहे हैं, एक तो x भी जा रहा है और एक तो x1 भी जा रहा है। तो इसका जो नोड वोल्टेज होगा वो x प्लस x1 होगा। इस नोड वोल्टेज में केवल एक ही इनपुट जा रहा है जो कि x है, और इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ जो टेकअप पॉइंट। ठीक है, तो इसमें आउटपुट क्या आएगा, x आएगा। ठीक है, तो ये जो कार्य इसने जो सिग्नल फ्लो ग्राफ में जो कन्वर्ट किया, उसने जो व्यक्ति का नाम है मेसॉन्स। मेसॉन्स गेन फॉर्मूला नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है, मेसॉन्स गेन फॉर्मूला। क्लियर है? तो यहां तक किसी को डाउट? किसी को डाउट नहीं है? तो मेसॉन्स गेन फॉर्मूला ये बोलता है कि जो ट्रांसफर फंक्शन होगा, डेट इज नथिंग बट आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट जो होगा, वो समेशन k इज इक्वल टू 1 to n pk इंटू डेल के डिवाइड बाई डेल होगा। ठीक है, उसमें जो n है डेट इज द टोटल नंबर ऑफ। ये बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, बहुत इजीली ये बन जाता है कोई भी चीज। टोटल नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ, के एन क्या है आपका, टोटल नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ। क्लियर है यहां तक सभी को? Yes, sir. ठीक है, डेल के जो है वो है आपका 1 माइनस ब्रैकेट में सम ऑफ ऑल लूप्स नॉट टचिंग एथ फॉरवर्ड पाथ। मान लो मैं कोई पाथ ले रहा हूँ, कोई भी एक पाथ ले रहा हूँ, केथ कोई फॉरवर्ड पाथ है, ऐसा लूप जो उस पाथ को टच ना करे, तो ऐसे सारे लूप्स का समेशन करना है, प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप्स
और ऐसे लूप्स जो नॉन टचिंग टू दी kth पाथ, नॉन टचिंग दी kth पाथ, kth फॉरवर्ड पाथ। ठीक है, फिर अल्टरनेट, ये माइनस हुआ तो अल्टरनेट प्लस माइनस होगा, फिर माइनस, तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप की बात कर रहा हूं। अब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ थ्री नॉन टचिंग लूप होगा। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ थ्री नॉन टचिंग लूप, तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ थ्री नॉन टचिंग लूप। तो ऐसे लूप का सम ऑफ प्रोडक्ट करना है जो kth पाथ को टच ना करते हो, मतलब कॉमा करके नॉट टचिंग दी kth फॉरवर्ड पाथ। तो इस तरीके से अल्टरनेट प्लस माइनस रहेगा, तो अगला जो आएगा आपका प्लस साइन के साथ डैश डैश डैश। ठीक है, और जो ये हो गया आपका डेल के। ठीक है, अब पीके क्या बता रहा है, फॉरवर्ड पाथ गेन बता रहा है। और जो डेल है, एक तो डेल के है, तो डेल के वो पाथ होता है जिसमें टच नहीं होना चाहिए, उस पाथ को टच नहीं होना चाहिए, ऐसा ऐसे लूप को हम लोग कंसीडर करना है। मतलब ऊपर में नॉन टचिंग लूप की बात कर रहा हूँ, नॉन टचिंग, और नीचे में टचिंग वाला भी चलेगा। ठीक है, मतलब टचिंग भी चलेगा और नॉन टचिंग भी चलेगा। ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो सम ऑफ ऑल लूप्स, मतलब टचिंग नॉन टचिंग मतलब मिल गया, मतलब कहने का मतलब ऑल लूप्स सब चलेगा। ठीक है, सर ये सिर्फ डेल है हाँ नीचे जो वाला? डेल, हाँ जो डेल है वो, उसमें हमको सब पाथ लेना है। तो एक क्वेश्चन कराऊंगा तो चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें आपको हर एक लूप लेना है, लेकिन आपको ऐसे लूप लेना है यहाँ पे ऊपर में जो नॉन टचिंग टू दी फॉरवर्ड पाथ है। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे हम लोग का जो पहला क्वेश्चन था, उस पहला क्वेश्चन को मैं फिर से लिख देता हूँ, उसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था आपको याद होगा, इस क्वेश्चन को फिर से लिख रहा हूँ। ये क्वेश्चन था, तो एक तो G1 का गेन दिया, फिर यहाँ पे 3 समेशन पॉइंट्स आपको याद होगा, ये G2 हो गया, फिर ये G3 हो गया, और फिर यहाँ से H1 जो कि दोनों समेशन में जाता था, जिसको हम लोग आगे चल के इस कॉमन पाथ को दो पैरेलल पाथ में कन्वर्ट करते थे। फिर ये आपस, फिर लास्ट में समेशन होता है G4 के साथ, और यहाँ से हम लोग H2 लेते थे, और यहाँ से G4 का समेशन होता था। और आउटपुट मेरे से नहीं मिल रहा है, तो मैं इधर आउटपुट दिखा रहा हूँ, जिसको मैं C लिख रहा हूँ। यही क्वेश्चन था। G3 से जस्ट पहले हम लोग, G3 के जस्ट बाद हम लोग एक H2 ब्लॉक लेते थे, यही क्वेश्चन था ना? Yes, sir. ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो एक तो आप देख लीजिए, एक तो हमको, आपको दिख रहा है कि एक टेकअप पॉइंट ये, मतलब ये एक नोड कहलाएगा। दूसरा टेकअप पॉइंट, दूसरा नोड ये आपका समेशन पॉइंट कहलाएगा। तीसरा नोड आपका ये समेशन पॉइंट कहलाएगा। चौथा नोड, क्योंकि ये गेन ब्लॉक के बाद टेकअप पॉइंट है, तो इसको हम लोग एक नोड कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि गेन भी आ गया बीच में। ये जो टेकअप पॉइंट है वो समेशन पॉइंट के बाद है, लेकिन इनके बीच में गेन भी है, तो इस वजह से इसको भी अलग कंसीडर करना होगा। तो ये एक नोड हो गया। फिर ये नोड जो है इस समेशन पॉइंट के जस्ट पहले है, तो ये हमेशा कंसीडर होगा, आपको बताया था मैं, जो समेशन पॉइंट के पहले जो नोड होगा उसे हम लोग कंसीडर करेंगे। और उसके बाद जो लास्ट वाला नोड है वो एक समेशन पॉइंट ये। तो हम हर एक समेशन पॉइंट को नोड वोल्टेज के फॉर्म में लिखेंगे, इनपुट्स को एक नोड वोल्टेज के फॉर्म में लिखेंगे। तो मैं बस वही कर रहा हूँ। तो आपका एक नोड वोल्टेज R हो गया,
फिर आपका टेकअप पॉइंट के लिए एक नोड हो गया, ये हो गया, जिसको मान लीजिए, मान लो ए लिखता हूं इसको, तो ये ए हो गया। फिर दूसरा नोड बी हो गया, तो ये हो गया बी, ठीक है। फिर तीसरा नोड मान लीजिए सी है, तो इसको मैं सी लिख दिया, ठीक है। चौथा नोड ये वाला नोड है, तो इसको मैं डी लिख दिया, तो ये डी हो गया। पांचवा नोड ये वाला नोड लिख दिया, जो कि G3 के आगे है, उसको मैं ई लिख दिया। और जो लास्ट वाला नोड है उसको मैं एफ लिख दिया। क्लियर है यहां तक? और उसके बाद क्या आएगा? आउटपुट, जो कि आउटपुट क्या है? सी। तो सबको क्लियर हो रहा है? ए बी सी डी ई एफ एंड सी। Yes, sir. अब देखिए, आपको ए और बी के बीच में कुछ गेन तो दिख नहीं रहा है, तो आप इसको +1 लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन अभी समझाने के लिए +1 लिखना। फिर बी और सी के बीच में एक गेन दिख रहा है, जिसका नाम क्या है? G1 एक ब्लॉक है, तो G1 गेन मिल गया। तो अगर आप बी से सी जाओगे तो आपको G1 के गेन के साथ जाना होगा, सी से डी जब जाओगे तो आपको G2 के गेन के साथ जाना होगा, डी से ई जाओगे तो आपको G3 के गेन के साथ जाना होगा, और ई से एफ जाओगे तो उनके बीच में कुछ नहीं लिखा है, मतलब आप +1 भी लिख सकते हो, बस एरो भी हिला सकते हो। तो आगे चल के बस मैं एरो लिखूंगा, और नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। और एफ और सी के बीच में कुछ भी नहीं है, एक नॉर्मल सा एरो है, तो भी आप +1 लिख सकते हो। तो यहां तक सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. फिर बात करते हैं बाकी सब नोड्स के बारे में, बात करते हैं। तो एक नोड देखिए डी से निकला है और वो सी में गया है, और वही जो डी का आउटपुट इसमें गया है, आपके बी में गया है। तो मैं डी के जो आउटपुट है उसको सी से भी मिलाऊंगा, और उसके डी के आउटपुट को मैं बी से भी मिलाऊंगा। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, एक लूप जैसा दिख रहा है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है। अब देखिए, डी से एक गेन निकला है, जो कि +H1 गेन है, ठीक है। और ये सी में जा रहा है विद दी -1। और ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, मान लो इस पॉइंट को मैं एक्स ले लेता हूँ, एफ क्या हो गया, एफ के बाद जी ले लेता हूँ, ये जी। तो ये जो जी नोड है, इस नोड से दो पैरेलल ब्रांच निकले हैं, एक तो -1 का और एक तो दूसरा वाला +1 का। तो ये +1, ये क्लियर हुआ कि नहीं थोड़ा सा आप लोग को? क्लियर है? मैंने साइन कंसिडर किया, ये चीज आप लोग देख रहे हो, ये -1 का साइन यहाँ पे कंसिडर किया, और यहाँ पे +1 का साइन कंसिडर किया, और यहाँ पे जो गेन कंसिडर किया है वो H1 का किया। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. अब देखिए, एक और दिख रहा है जो ई से सी की तरफ गया है विद द गेन H2, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन को भी आपको कंसिडर करना होगा। तो जब आप माइनस साइन कंसिडर करोगे तो आप क्या लिखोगे? H2 की जगह -H2 लिखोगे। तो जो गेन ई है, ई से सी की तरफ विद द गेन -H2, ठीक है। तो H2 भी हो गया। अब बच गया मेरा G4। G4 कहाँ से निकला है? ए से निकला है, और लास्ट में एफ में गया है, ए से निकल के एफ में गया है। ए से निकाला, और ये एफ में गया। क्लियर है? विद द गेन G4। डायरेक्शन ऑफ फ्लो आप लोग को सही दिख रहा होगा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो आगे की तरफ। तो ये हो गया सिग्नल फ्लो ग्राफ उस ब्लॉक डायग्राम जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। तो यहां तक सबको क्लियर हुआ कि नहीं? यहां तक किसी को डाउट होगा तो पूछ सकते हो, मैं कई बार बताने को तैयार हूं।
क्लियर है सभी को? Yes, sir. तो इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा, मैं बस समझाने के लिए इतना बोल रहा हूँ। सब चीज को आपको नोड से रिप्लेस करना है और उन दोनों नोड के बीच में कितना गेन आ रहा है साइन के साथ उसको लिखना है। अगर मैं 2 लाइन में बोलूं तो हर एक ब्लॉक को समेशन पॉइंट, टेकअप पॉइंट और इनपुट और आउटपुट उसको नोड से रिप्लेस करना है और उनके बीच में क्या गेन है, पॉजिटिव गेन है तो पॉजिटिव के साथ लिखना है, निगेटिव गेन है तो निगेटिव। और जहाँ पे कुछ समझ में ना आया, बस डायरेक्शन दिखे तो आप +1 लिखो। ठीक, तो ये हो गया मेरा सिग्नल फ्लो ग्राफ। और ये ABC को मैं अब हटा रहा हूँ, तो समझाने के लिए लिखा था मैं। ये कहाँ से था? H2 E से था ना, E से था। E से कहाँ तक गया था? C तक। H1 के G1। तो यहां तक मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं है। अब हम लोग मैसांस का गेन फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, जिसमें चीजें बहुत नॉर्मली सॉल्व हो जाता है और बहुत सिंपली जो है आपको आउटपुट मिल जाए, जो कि मेरे को C/R। तो C/R जो कहता है एज पर मैसांस गेन फॉर्मूला, तो K इज 1 to N PK डेल के डिवाइड बाई डेल। तो मैंने ये बोला था कि डेल के जब आप कंसीडर करोगे, पहले तो समझते हैं कि PK क्या है। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को दिमाग में रखिए, मैं इसको मिटा रहा हूं। तो जो PK क्या है, P फॉर फॉरवर्ड पाथ। PK क्या है? कितने केथ फॉरवर्ड पाथ, मतलब K नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ। ठीक है, तो देखते हैं कि जब आप इनपुट से आउटपुट जब जाओगे, मान लो आपको इनपुट से आउटपुट जाना है, ठीक है, और जैसे समझो ना, एक रास्ता खोजने वाला, आप लोगों ने किसी ना किसी बुक में ये चीज किया होगा या किसी किसी पेपर में देखा होगा, कैसे एक रास्ता खोजो ऐसा करके बचपन में बनाया होगा। तो हम लोग को वही रास्ता खोजना है, इनपुट से हम निकले और आउटपुट तक पहुंच जाए, वो वाला रास्ता हमको खोजना है। और वही रास्ता क्या कहलाएगा? फॉरवर्ड पाथ कहलाएगा। जैसे हम लोग बात करें, अगर मैं इसको हाइलाइटर के माध्यम से दिखाऊं, तो आप क्या देख रहे हो? जब आपको इनपुट से आउटपुट जब जाना है, तो आप एरो के डायरेक्शन की तरफ ही जाओगे, सीधी सी बात है, क्योंकि आप एरो के अपोजिट जाओगे तो फिर आप वहीं पहुंच जाओगे जहां पे आप निकले थे। तो हम लोग देखें कि अगर मैं ऐसे जाऊं, G1 हूं, फिर G2 जाऊं और G3 जाऊं और +1 के साथ मैं आउटपुट में पहुंच जाऊंगा, तो ये फॉरवर्ड पाथ क्लियर हो रहा है कि नहीं? पहला फॉरवर्ड पाथ। तो पहला फॉरवर्ड पाथ अगर मैं इसको P1 लिखूं, तो आपको समझ में आ रहा है? P1 पहला फॉरवर्ड पाथ, तो एक तो +1 का गेन मिलेगा उस रास्ते में, G1 का गेन मिलेगा, G2 का गेन मिलेगा, G3 का गेन मिलेगा, फिर +1 का गेन मिलेगा, फिर +1 का गेन मिलेगा। तो जो ओवरऑल गेन है, +1 को मैं कंसीडर नहीं भी करूंगा, ओवरऑल गेन क्या हो गया? G2 G2 G3। पहला फॉरवर्ड पाथ आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं? क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक, अब बात करते हैं। अरे यार ये साला, ठीक है, इसको दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। अगर मान लीजिए मैं दूसरा फॉरवर्ड पाथ देखूं ऑरेंज कलर से, तो दूसरा फॉरवर्ड पाथ आप लोगों को क्या दिख रहा है? आप मान लो मैं G4 से G4 वाला, वेरी गुड। एक तो ये है कि सारा रास्ता छोड़ दिया और डायरेक्ट जो है, जैसे मान लो किसी को भिलाई जाना है, तो रायपुर ना होके डायरेक्ट जो बाईपास का रोड है अब तो बन गया है, वहां से जा रहा है। और एक हो रहा है कि रायपुर भी घूम रहा है और जो मेन सिटी है वो भी घूमते हुए जा रहा है। ठीक है, तो G4 के थ्रू आप जा सकते हो आउटपुट पे। इनपुट को यदि आउटपुट पे पहुंचना है, उस
इनपुट को तो G4 के थ्रू जा सकता है। अगर हम लोग बात करें फिर तो यहाँ दूसरा फॉरवर्ड पाथ अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू ये होना चाहिए कि P2 क्या होना चाहिए मेरा G4 होना चाहिए, और G4 में एक बार +1 का गेन है और एक बार +1 का और गेन है, तो नहीं भी लिखूंगा तो भी चलेगा, लेकिन G4 हो गया। ठीक, तो ये हो गया P2। और कोई फॉरवर्ड पाथ दिख रहा है क्या आपको? जैसे हम लोग चलें, अगर हम लोग चलने की कोशिश करें तो मान लो मैं आगे यहां से जाता हूं तो ये इसका डायरेक्शन ऑफ एरो क्या दिख रहा है, मेरे तरफ ही दिख रहा है, मतलब वो ढकेल रहा है, वो गेम नहीं जाने दे रहा है, मतलब आप इधर नहीं जा सकते। फिर आप आगे बढ़े, चलो G1 से इधर जाते हैं तो भी नहीं जा सकते, एरो का डायरेक्शन अंदर की तरफ है। कि चलो अब G2 की तरफ जाते हैं, G3 की तरफ जाते हैं, और चलो फिर H2 की तरफ मुड़ जाते हैं। ठीक है, तो H2 की तरफ मुड़ के फिर से आप G3 होके फिर से आप C की तरफ जा रहे हो, लेकिन ये फॉरवर्ड पाथ नहीं कहलाए। क्यों? क्योंकि इस फॉरवर्ड पाथ में लूप बन गया, और लूप कैसा बन गया, आप G2 G3 गए और फिर H2 घूम के फिर से उधर ही आ गए, मतलब एक रोला कास्टर जो होता है ना, फिर ऐसे मुड़ के फिर वापस आ गया, लेकिन वो फॉरवर्ड पाथ नहीं कहलाया। क्यों? क्योंकि इस फॉरवर्ड पाथ में एक लूप बन रहा है जो कि कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो ये एक फॉरवर्ड पाथ नहीं। क्लियर हो गया? Yes, sir. और इसी तरीके से आप G4 की तरफ जा ही नहीं सकते, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ एरो आपको अलाउ नहीं करेगा उधर जाने को। तो आप केवल इस क्वेश्चन में दो ही फॉरवर्ड पाथ देख रहे हो, एक तो P1 है जिसमें गेन मिल रहा है आपको G1 G2 G3, और दूसरा फॉरवर्ड पाथ में G4 का गेन मिल रहा है। तो यहां तक किसी को डाउट है? किसी को डाउट यहां तक? नहीं? चलो, No, sir. हाँ, अब बात करते हैं कि P तो हमको समझ में आ गया कि P जो होता है वो फॉरवर्ड पाथ होता है। Kth का मतलब ये हो गया पहला दूसरा, ये Kth, उसमें वो मत करो। फिर डेल क्या होता है एक्चुअली में? तो डेल में मैंने बताया था कि हमको ऐसे लूप लेने हैं, एक तो 1 माइनस होगा समेशन ऑफ ऑल लूप्स जो कि नॉन टचिंग करते हो उस फॉरवर्ड पाथ को, मतलब आपको ऐसे लूप का समेशन लेना है जो उस पाथ को टच ही ना करता हो। फिर दूसरे केस में उसका प्रोडक्ट लेना है जो उसको टच ना करता हो, फिर तीनों का प्रोडक्ट लेना है जो उसको टच ना करता हो। लेकिन यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन में देखते हैं कि जो हमारा पहला फॉरवर्ड पाथ है उसमें लूप कौन कौन सा बन रहा है। एक तो पहली बात कर लेते हैं कि क्या क्या लूप्स बन रहे हैं। तो लूप्स आप क्या समझते हो? लूप से ऐसा ऐसा लूप वो होता है जो जहां से निकला और वहीं पे पहुंचा, जिस नोड से निकला और उसी नोड में यदि पहुंच जाऊंगा तो लूप कहलाएगा। मान लीजिए G गेन मिला, मैं इस पॉइंट पे पहुंच गया, मेरे को -H का गेन मिला, मैं इसी पॉइंट पे पहुंच गया, मतलब A से निकला और A में ही पहुंच गया, तो ये जो कहलाएगा डेट इज कॉल्ड एज लूप। ये समझ में आया आप लोग को? ये क्या कहलाएगा? लूप। क्लियर? क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और कौन कौन सा लूप बन रहा है। तो अगर आपको लूप कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, एक लूप हर एक अलग तरह से बताऊंगा। एक तो G3 में आप गए और H2 के वापस वहीं पहुंच गए। एक लूप तो आपको ऐसा दिख रहा है, तो अगर मैं लिखूं, मान लो एक L1 कोई लूप लिखूं, आपकी भाषा में कोई L1 एक लूप लिखूं, तो G2 G3 -H2 अगेन है, तो माइनस मल्टीप्लाई करके आगे लिख देता हूँ -H2, तो ये हो गया पहला लूप। अगर हम लोग बात करें किसी दूसरे लूप की, तो दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ, तो ये कुछ इस कलर से, तो G2 से गए और फिर ये H2 होके H1 होके फिर G2 में पहुंच गया। तो जो आपको लूप दिख रहा है, ये लूप सभी को दिख रहा है, G2 से निकला फिर H1 होके -1 के साथ फिर वहीं पहुंच गया। तो L2 कह दिया आपको G2
into H1 into -1। क्लियर हो रहा है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लेना ही पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि टॉपिक खत्म नहीं होगा। फिर आप के दिमाग में ऐसा भी एक चल रहा होगा कि ऐसा करके चलते हैं कि G1 चलो, G2 चलो, H1 भी चलो, और ये +1 के गेन के साथ फिर से वहीं पहुंच जाओ। तो जो तीसरा L3 है, that is nothing but G1 into G2 into H1 into +1 का गेन, यहाँ से आ गया G1 G2 H1। और कोई लूप दिख रहा है आप लोग को? सर ए से एफ फिर वापस नहीं, वो तो नहीं होगा। नो सर। ए से एफ वाले में आपका डायरेक्शन ऑफ एरो उल्टा दिख रहा है, तो लूप नहीं बनेगा। यस सर। एन लगातार घूमते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। तो ये थोड़ा आपको बचपने की तरफ भी लेके जाएगा ये सिस्टम, मेसन्स गेन फॉर्मूला। आपको लूप देखना है, आपको रास्ता खोजना है, और लूप में फिर झूला भी झूलना है। बताओ, और कोई लूप दिख रहा है आप लोग को? No, sir. ठीक है, अब कोई लूप नहीं दिख रहा है। यहाँ तक हम लोग अब क्लियर हो चुके हैं। अब हमारा पॉइंट ये है कि जो हमारा पहला फॉरवर्ड पाथ मिला था, इसको मैं फिर से यहाँ से फिर से लिख देता हूँ उसी चीज को। तो पहला फॉरवर्ड पाथ जिसको मैं ये हाईलाइटर से दिखा रहा हूँ, तो ये आपको पहला फॉरवर्ड पाथ मिला। अब आप इस फॉरवर्ड पाथ में आपको ऐसा लूप लेना है जो इस फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करता हो। क्योंकि मैंने क्या लिखा है मैंने क्या लिखा है, मैसेज ने जो दिया है फॉर्मूला, उसमें ये बोला है कि जो ऊपर में रहेगा वो नॉन टचिंग होगा। और नॉन टचिंग किसका? उस फॉरवर्ड पाथ का। मतलब आपको ऐसे फॉरवर्ड पाथ में जाना है जिसमें आपको झूला नहीं झूलना है। ठीक है, आपको सीधे सीधे जाना है, झूला झूल के नहीं जाना। ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि आपके पास तीन ही लूप हैं। एक तो L1, एक तो L2 और L3। तो अगर मैं L1 लूं तो G2 G3 आ रहा है और H2 आ रहा है। G2 G3 एंड H2 आ रहा है। तो उस फॉरवर्ड पाथ में G1 भी आ रहा है, G2 भी आ रहा है, और G2 भी आ रहा है, G3 भी आ रहा है, H2 भी आ रहा है, मतलब ये भी आ रहा है। तो ये जो लूप है, इसको एक काम करता हूँ, दूसरे कलर से दिखाता हूँ, नीले कलर से दिखाता हूँ। जो आपके फॉरवर्ड पाथ में ये जो लूप दिख रहा है आपको, जो कि L1 में लिखा था, वो लूप आप देख रहे हो, दोनों ही हाइलाइटर आपस में टच कर रहे हैं। मतलब वो लूप क्या हो रहा है, उस फॉरवर्ड पाथ में टच हो रहा है। ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. ठीक है। और अगर आप दूसरा लूप को देखें, तो दूसरा लूप भी क्या हो रहा है, टच हो रहा है, जो कि आपका ये वाला था, वो भी फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहा है, हाइलाइटर दिख रहा हो आपको। और जो तीसरा फॉरवर्ड पाथ है, जो आप लोगों ने ये बताया था मुझे, वो भी क्या हो रहा है, उस फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहा है। तो तीनों ही लूप उस फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहा है। तो हमको ऐसे लूप्स को नहीं लेना है। तो डेल की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस समेशन ऑफ द लूप्स। तो ना L1 है, ना L2 है, ना L3 है। तो जो मेरा डेल 1 होगा फॉर द केस ऑफ P1, तो P1 हमको पता है G1 G2 G3 है। तो डेल 1 क्या होगा इस केस में, जो 1 माइनस समेशन ऑफ द लूप, मान लो L1 प्लस L2 प्लस L3 होता। क्योंकि ये दोनों L1 L2 L3 क्या हो रहा है, टच हो रहे हैं उस फॉरवर्ड पाथ को, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आगे डेल 1 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो यहाँ तक क्लियर हो सभी को? क्लियर है? Yes, sir. ठीक है।
और हम लोग बात करें दूसरा फॉरवर्ड पाथ की, तो दूसरा फॉरवर्ड पाथ देख लेते हैं। दूसरा फॉरवर्ड पाथ कैसा था, ऐसा था। अब इस चीज में आपको L1 L2 L3 देखना, तो बताइए इसमें L1 L2 L3 आएगा कि नहीं आएगा? तो आपको सीधी सी बात है L1 L2 L3 तीनों आएगा। क्यों? क्योंकि तीनों ही लूप इस फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर। क्लियर है? ये भी लूप टच नहीं कर रहा है, ये भी लूप इस फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहा है, और ये भी लूप इस फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहा है। तो L1 भी आएगा, L2 भी आएगा और L3 भी आएगा। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. सबको क्लियर है ना? Yes, sir. ठीक। अब अब उसके बाद क्या होता है, अब इसी फॉर्मूले को अगर आप पढ़ोगे, मैं बोल देता हूँ ज्यादा अच्छा है। पहले तो आप सम करोगे, सम ऑफ द लूप्स करोगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ द लूप्स करोगे, और फिर प्रोडक्ट ऑफ द 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ द 3। ठीक है? तो आप जब प्रोडक्ट ऑफ द 2 लूप्स कर रहे हो तो दोनों ही लूप्स आपस में नॉन टच होना चाहिए, कहने का मतलब। ठीक है? तो इस क्वेश्चन में ये ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन में जो पहला लूप ले रहे हो, ठीक है, ये, तो ये वाला लूप L1 जो लूप है वो L2 के साथ टच कर रहा है, तो मैं इसका प्रोडक्ट नहीं कर सकता, L1 इंटू L2 नहीं कर सकता, L1 इंटू L2 नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों टच कर रहे हैं। फिर L1 जो लिया और उसको L3 के साथ भी मैं नहीं कर सकता, क्योंकि L1 और L3 भी क्या कर रहे हैं, आपस में टच कर रहे हैं। तो मेरे को नॉन टचिंग लूप्स का मल्टीप्लीकेशन लेना है। और तीसरी बात देखें, L2 L3, तो L2 और L3 तो एक ही अंदर में ही है, तो L2 L3 भी आपस में टच कर रहे हैं, तो L2 L3 भी मैं नहीं ले सकता, क्योंकि ये क्या है, टचिंग लूप्स है। क्लियर है? ठीक है? तो कहने का मतलब क्या था, कहने का मतलब क्या था कि जो del2 होगा वो 1 माइनस सम ऑफ द लूप्स, क्योंकि उस पाथ को वो टच नहीं कर रहे हैं, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द लूप्स L1 L2 प्लस L2 L3 प्लस L3 L1 माइनस L1 L2 L3 मल्टीप्लीकेशन ऑफ द लूप्स। तो L1 इंटू L2 क्यों नहीं लूंगा मैं? क्योंकि L1 L2 क्या कर रहे हैं, आपस में टच कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं ले सकता। L2 L3 आपस में टच कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं ले सकता। L3 L1 आपस में टच कर रहे हैं, तो L नहीं ले सकता। और तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो मैं L1 इंटू L2 इंटू L3 भी नहीं ले सकता। और मैं L1 प्लस L2 प्लस L3 क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि ये फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहे हैं। क्लियर हो गया ये चीज? क्लियर है सभी को? Yes, sir. तो आपने देखा प्रोडक्ट तभी लेना है जब वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ 2 करो, प्रोडक्ट ऑफ 3 करो, प्रोडक्ट ऑफ 4 करो, तो जब एक दूसरे को टच नहीं कर रहे होंगे तभी आपको लेना है, वरना नहीं लेना है। और समेशन जब करोगे L1 प्लस L2 प्लस L3 करोगे, तो ऐसे लूप्स का समेशन करोगे जो उस फॉरवर्ड पाथ को टच ना कर। तो यहां से आ गया del2 की वैल्यू, P2 जो हमारा था G4 था, del2 जो आ गया वो आ गया आपको, जो हमारे क्वेश्चन में अगर हम L1 प्लस L2 प्लस 1 माइनस L1 प्लस L2 प्लस L3 करेंगे, तो यहाँ से आ गया 1 माइनस, इसको सॉल्व करोगे G1 G2 H1 माइनस G2 H1 माइनस G2 G3 H2, तो यहाँ से फॉर्मूला आ गया 1 प्लस G2 H1 प्लस G2 G3 H2 माइनस G1 G2 H1, तो ये आ गया आपका P2। ठीक है? अब हम लोग C बाई R निकाल लेते हैं।
तो सी बाई आर क्या होता है आपका, सी बाई आर। अब डेल की बात कर लेता हूँ, जो कि नीचे वाला डेल है। तो इस डेल में आपको सब लेना है, ठीक है। लेकिन आप प्रोडक्ट तभी करोगे जब एक दूसरे को वो नॉन टच कर रहे हो, ठीक है। आप L1 L2 L2 या फिर L2 इंटू L3 दोनों ही केस में आप तभी करोगे जब एक दूसरे को नॉन टच कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास तो ऐसा केस है ही नहीं। तो जो हमारा डेल होगा, जो कि हमारा पी के डेल के डिवाइड बाई डेल है, तो हमने डेल निकाल लिया, हर एक फॉरवर्ड पाथ का डेल निकाल लिया। P1 डेल 1 निकाल लिया प्लस P2 डेल 2 निकाल लिया, ठीक है। ये आएगा k इज इक्वल टू 1 to 2, दो पाथ है तो P1 डेल 1 पता है प्लस P2 डेल 2 हमको पता है। अब डेल की बात कर रहा हूं मैं। डेल की बात मैं क्या किया था, आपको डेल में टचिंग वाला लेना है, डेल में टचिंग वाला लेना है, मतलब हर चीज लेना है। लेकिन आप प्रोडक्ट तभी लोगे दोनों ही केस में जब वो एक दूसरे को नॉन टच कर रहे हैं। क्लियर हो गया सभी को? यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो दोनों ही केस में सारे लूप एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो यहाँ पे डेल की वैल्यू आएगी 1 माइनस L1 प्लस L2 प्लस L3, ये आएगी, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना हमेशा कि प्रोडक्ट हमको तभी लेना है लूप्स का जब वो दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला लिखते हैं, P1 की वैल्यू क्या थी, आपके क्वेश्चन हमने कहा था G1 G2 G3। डेल 1 की वैल्यू उस केस में 1 आई थी, प्लस P2 की वैल्यू क्या आई थी G4, और डेल की वैल्यू क्या आई थी 1 प्लस G2 H1 प्लस G2 G3 H2 माइनस G1 G2 H1। ये हो गया P1 डेल 1 प्लस P2 डेल 2 डिवाइड बाई डेल। तो डेल इज नथिंग बट 1 माइनस समेशन ऑफ द लूप्स, और ये आया था आपका G2 H1 G2 G3, यही वाला, ये सेम ऊपर जो लिखा है। सॉल्व कीजिए। तो ये टर्म और ये टर्म कॉमन दिख रहा है, तो मैं कर सकता हूँ आपस में कैंसिल आउट कर सकता हूँ, तो ये G4 हो गया प्लस G1 G2 G3 प्लस 1 प्लस G2 H1 प्लस G2 G3 H2 माइनस G1 G2 H1। तो ये हो गया आपका C बाई। क्लियर है? तो हम लोगों ने कोई Yes, sir. तो आप लोग देख रहे हो मैं थोड़ा सा उसको आराम से समझा रहा था ताकि सबको समझ में आए। तो आप लोग क्या देखे कि हम लोगों ने ना इसमें कोई शिफ्टिंग किया, ना एडर को आगे पीछे किया, ना टेक ऑफ को आगे पीछे किया, बस हमने हर चीज को नोड से रिप्लेस कर दिया। और हम लोगों ने इस चीज का ध्यान रखा कि अगर आप पहला पाथ ले रहे हो तो उसमें P1 डेल 1, फिर दूसरा पाथ लिया P2 डेल 2। तो जब आप डेल 1 ऊपर का जो डेल लोगे उसमें उस पाथ को टच नहीं करना चाहिए, ये याद रखोगे। ऊपर का जो डेल लोगे उसमें ये चीज याद रखोगे कि उस पाथ को टच ना करना हो, ठीक है। तो वहां से डेल मिल जाएगा। और जब भी आप मल्टीप्लीकेशन ऑफ द लूप्स करोगे, L1 L2 करोगे या फिर L1 L2 L3 करोगे, तो आप इस चीज का ध्यान रखोगे कि वो दोनों लूप्स एक दूसरे को टच नहीं करते। और नीचे में तो सब कुछ आप ले सकते हो, लेकिन उसमें भी नीचे में जब भी लोगे तो उसमें भी आपको नॉन टचिंग लूप्स का ही मल्टीप्लीकेशन लेना होगा। मतलब यहाँ पे ये L2 इंटू L3 नहीं, क्योंकि वो दूसरे को टच कर रहे हैं। क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है। तो ये मेसांस का फॉर्मूला है। इस मेसांस गेन फॉर्मूले को बस 2 मिनट और बोलूंगा मैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, एक नॉर्मल समय एक फॉरवर्ड पाथ ले रहा हूँ, ये P1 मेरा कोई फॉरवर्ड पाथ है,
इस फॉरवर्ड पाथ को एक L1 टच नहीं कर रहा है, आप इसको ध्यान से सुनिए। तो दूसरा पाथ है L2 इसको टच नहीं कर रहा है, लेकिन तीसरा जो वैल्यू है L3 वो इस फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहा है। तो P1 आपको, अगर आप मैसाज गेन फॉर्मूला लगाओगे तो P1 P के डेल के डिवाइड बाय डेल समेशन K इज इक्वल टू 1, तो जितना भी पाथ है n पाथ में, ये आपका ओवरऑल CY आ रहा है। तो पहले वाले केस में अगर आप इसको ध्यान से देखें तो मैंने क्या बोला कि पहले वाले फॉरवर्ड पाथ में वो ऐसे पाथ लेना है जो एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। तो आप देख रहे हो कि L1 भी टच नहीं कर रहा है P1 को और L2 भी टच नहीं कर रहा है। तो यहाँ से जो del1 आएगा डेट इज 1 माइनस L1 प्लस L2 आएगा, क्योंकि वो दोनों ही पाथ टच नहीं हो रहा है। लेकिन L3 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि L3 क्या कर रहा है, उस पाथ को टच कर रहा है। यहाँ तक क्लियर हुआ? समरी बता रहा हूँ, यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ द लूप्स आता है। तो आप देख रहे हो इस फिगर में L1 और L2 एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, तो मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। Yes, sir. तो ये हो गया डेल। अब P1 तो आपको पता है, लेकिन आप देखिए डेल और डेल1 में क्या अंतर है, ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो डेल में सारे लूप्स आएंगे और डेल में डेल1 जो ऊपर लिखा है वो ऐसे ही लूप्स आएंगे जो उस फॉरवर्ड पाथ को टच ना करता हो, ऐसे ही लूप्स आएंगे। अब देखिए डेल, तो डेल में 1 माइनस L1 प्लस L2 प्लस L3 सारे लूप्स आ गए। हमको मतलब ही नहीं है वो उस पाथ को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा। हमको P1 डेल1 करूंगा तो मैं P को सोचूंगा, P को सोच के डेल डिसाइड करूंगा, लेकिन डेल के लिए कोई P नहीं लिखा है। फिर L1 L2 L3 समेशन ऑफ द लूप्स, फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द लूप्स, और ऐसे मल्टीप्लिकेशन जो एक दूसरे को टच ना करते हो। तो यहाँ पे L1 L2 प्लस L2 L3 और प्लस L3 L1 होगा। क्लियर है? ठीक है। और माइनस द प्रोडक्ट ऑफ द लूप्स जो कि नॉन टच करता है, L1 L2 ये आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं? सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो ऊपर वाला जब लिखोगे तब फॉरवर्ड पाथ को ध्यान में रखते हुए लूप्स का डिसीजन लोगे। ऊपर वाले पाथ के लिए केवल L1 और L2 इंपॉर्टेंट है, L3 नहीं है, क्योंकि L3 टच कर दिया उसको, उसके लिए L3 इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वहां पे समेशन ऑफ द लूप्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ द लूप्स होगा, वो ऐसे ही लूप्स का समेशन और मल्टीप्लिकेशन होगा जो उसको नॉन टच करते हैं। तो यहाँ से L1 प्लस L2 आ गया। और L1 इंटू L2 क्यों हुआ? क्योंकि L1 और L2 आपस में टच नहीं कर रहा, इसलिए L1 इंटू L2 हुआ। लेकिन जब हम लोग डेल निकाल रहे थे तो डेल में सारे लूप्स को कंसीडर करो, उस पाथ को टच करते हो या ना टच करते हो उससे मतलब मेरे को नहीं, सारे लूप्स को लूंगा। तो L1 प्लस L2 प्लस L3 हो गया। फिर प्रोडक्ट ऑफ टू लूप्स तभी लूंगा जब एक दूसरे को टच नहीं करता। तो आप इस क्वेश्चन में देख रहे हो कि L1 L2 और L3 आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है। तो यहाँ से आ गया L1 L2 L2 L3 एंड L3 L1। फिर प्रोडक्ट ऑफ थ्री लूप्स, तो प्रोडक्ट ऑफ थ्री लूप्स आपस में तीनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, तो माइनस के साथ L1 L2 L3। तो ये है डेल1 और डेल में डिफरेंस। डेल1 निकालोगे फॉरवर्ड पाथ को ध्यान में रखते हो लूप्स का डिसीजन लोगे, डेल निकालोगे सारे लूप्स को कंसीडर करोगे। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. थोड़ी सी क्लास लंबी हो गई, लेकिन क्या करें।